हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और हम कर रहे थे 10वीं विज्ञान का पार्ट नंबर 6 अजैव प्रक्रम। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने लसिका के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, आज वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पादपों में वहन। हमारे अंदर तो हमने पढ़ लिया कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे जाते हैं, या तो खून के जरिए जाएंगे या फिर लसिका या लिम्फ बोलते हैं उसके जरिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब पौधों में पढ़ेंगे कि पौधों में मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो देखिए पादपों में वहन। पौधों में तो देखो ज्यादातर जो पदार्थ है वातावरण से विसरण प्रक्रिया द्वारा, या इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी पदार्थ का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना। मतलब ये मान लीजिए ये कोई मटेरियल पड़ा है, वो यहाँ ज्यादा मात्रा में पड़ा है, यहाँ कम मात्रा में पड़ा है, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना किसी पदार्थ का, उसको बोलते हैं विसरण। ठीक है, जैसे कमरे के अंदर अगर अगरबत्ती अगर आप जलाते हो तो अगरबत्ती का जो धुआं है वो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, जब तक कि हर जगह उसकी मात्रा बराबर नहीं हो जाती, तो वो विसरण बोलते हैं या डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो पादपों में जो ज्यादातर जो पदार्थ है वातावरण से विसरण प्रक्रिया द्वारा पादपों में ज्यादातर जो पदार्थ वातावरण से विसरण या डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा आदान प्रदान हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो पौधों के वो भाग जो हवा के कांटेक्ट में पड़े हैं, पौधों के वो भाग, तना वगैरह है या पत्तियां वगैरह हैं, तो अगर कोई गैस का आदान प्रदान होना है ना, तो वो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ हो जाता है। जैसे ये पौधे का तना है, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा पड़ी है तो ऑक्सीजन ज्यादा से कम की तरफ, ठीक है, अपने आप चली जाएगी विसरण प्रक्रिया द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पड़ी है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा पड़ी है, यहाँ कम पड़ी है, तो ज्यादा से कम की तरफ ऐसे चले जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर पौधों के शरीर में जानी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो विसरण द्वारा जाएगी, किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए, रंध्रों के जरिए। ठीक है, पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं ना, उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो वातावरण में ज्यादा होती है। ठीक है, वो पौधों के शरीर में चली जाएगी स्टोमेटा के जरिए, विसरण प्रक्रिया द्वारा ज्यादा से कम मात्रा की ओर। और इसी तरह जो प्रकाश संश्लेषण जो ऑक्सीजन बनेगी वो क्या होगी, पौधों के शरीर में ज्यादा होगी और वातावरण में कम होगी, तो वो भी विसरण प्रक्रिया द्वारा रंध्रों के जरिए, स्टोमेटा के जरिए ही बाहर फेंक दी जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर जाएगी ज्यादा से कम मात्रा, यहाँ ज्यादा है वातावरण में, पौधों की शरीर के अंदर कम है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा जाएगी। और जो ऑक्सीजन बनेगी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो ज्यादा से कम वही विसरण प्रक्रिया द्वारा पौधों के शरीर से बाहर छोड़ दी जाएगी। तो ये तो था नॉर्मल हमें कि विसरण प्रक्रिया द्वारा काफी चीजों का जो आदान प्रदान हो जाता है पौधों और वातावरण के बीच में। ठीक है, लेकिन अब मेन हम क्या पढ़ेंगे पौधों में वहन में? पौधों में वहन मुख्यतः पानी, खनिज लवण और भोजन का। ठीक है, मेन जो ट्रांसपोर्ट होता है ना पौधों के अंदर, एक तो पानी और खनिज लवण जड़ से ऊपर तक जाएंगे, और दूसरा होता है भोजन, जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बन गया उसको पौधों के दूसरे हिस्से तक पहुंचाना पड़ता है। तो किस तरह होगा वो इन चीजों का वहन? पानी और खनिज लवण का और भोजन का। ठीक है, तो सबसे पहले पौधों के अंदर दो तरह के उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है फ्लोएम, आगे आएगा। जाइलम का पढ़ लेते हैं पहले। जाइलम क्या है? कोशिकाओं का समूह है या उत्तक है। यह उत्तक क्या करेगा? पानी और खनिज लवणों को मिट्टी से पौधे के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे ये कोई पौधे का तना है और ये जड़ है, तो जो पौधे के शरीर के अंदर क्या होता है, जाइलम नाम का एक उत्तक होता है, वो क्या करेगा? पानी और खनिज लवण को, पानी को और खनिज लवण को, जो मिट्टी के अंदर पड़े होते हैं। खनिज लवण कौन से होते हैं? फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, ये चीजें खनिज लवण बोलते हैं इनको। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ठीक है, इनको
और भी बहुत सारे होते हैं। इनको पौधों को इन खनिज लवणों की जरूरत होती है। तो पौधे के शरीर में जो जाइलम नाम का उत्तक है वो पानी और खनिज लवण को सोखकर पौधे के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यह उत्तक और ये जो जाइलम जो उत्तक है, ये उत्तक के अंदर कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का समूह है उत्तक। लेकिन उत्तक में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है और जो मिलके काम करती हैं। ठीक है, और जिसमें से देखिए 4 प्रकार की कोशिकाएं, ये इंग्लिश के अंदर दे रखा है मैंने। ये 4 प्रकार की, आपने सभी का नाम नहीं याद रखना है, इंग्लिश में नाम दे रखे हैं। ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। आपने नाम ही नहीं याद रखना है, आपने 2 नाम याद रखने हैं। एक तो ट्रैकीड का, जिसको बोलेंगे वाहिकाएं, जो आपके सिलेबस में है। एक है वेसल, जिसको बोलते हैं वाहिनिकाएं। ठीक है, जो जाइलम जो उत्तक है, जो पानी और खनिज लवण को सोखकर ऊपर वाले हिस्से में पहुंचाने का काम करता है, वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें से मुख्य कोशिकाएं हैं एक तो वाहिकाएं और एक वाहिनिकाएं। ठीक है, मुख्य भूमिका यही निभाती हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। और वाहिकाएं और वाहिनिकाएं क्या होती है, आपस में जुड़कर, मतलब ये वाहिका है, इसके ऊपर एक और वाहिका होगी इसी टाइप की। ठीक है, इनमें छेद होते हैं आपस में, तो पानी ऐसे छेद में से होकर ऊपर चढ़ेगा। इसी तरह ये वाहिनिका है, इसके ऊपर एक और ट्यूब की तरह का एक और वाहिनिका होगी, और पानी इस तरह ट्यूब की तरह, ट्यूब में से होकर पानी ऊपर चढ़ेगा, पानी और खनिज लवण। ठीक है, तो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर एक जाल बनाती हैं और पानी और खनिज लवणों को मिट्टी से पौधे के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो पौधों में पानी और खनिज लवण का वहन कैसे होगा, जाइलम नाम के उत्तक से। जाइलम नाम के उत्तक में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें मुख्य कोशिकाएं वाहिका और वाहिनिकाएं होती हैं। वाहिका और वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर जाल बनाती हैं और पानी और खनिज लवण को पौधे के शरीर के ऊपर वाले हिस्से तक खींचने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो उत्तक है वो है फ्लोएम। इंग्लिश में नाम है फ्लोएम, हिंदी में लिख दिया मैंने फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम भी एक उत्तक है, और ये उत्तक क्या करता है, जो पत्तियों में जो भोजन बन गया, पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करेगा। जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बन गया उसको पौधे के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम उत्तक। ठीक है, और इस उत्तक के अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आपने नाम नहीं याद रखना है, सिलेबस के अंदर नहीं है। और ये 4 प्रकार की कोशिकाएं वो भी आपस में मिलकर एक जाल बनाएगी और पौधे के जो पत्तियों में जो बना भोजन है उसको दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करेंगी। कौन सी, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, नाम मैंने दे रखा है वैसे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक फ्लोएम फाइबर और होता है। आपने नाम ही नहीं याद रखने हैं, बस ये ध्यान रखना है कि फ्लोएम नाम का उत्तक होता है, 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आपस में जुड़कर एक ट्यूब सी बना देगी, और वो ट्यूब के जरिए क्या हो जाएगा, पत्तियों में जो बना भोजन है पौधे के दूसरे हिस्से के अंदर चला जाएगा। तो ये ऐसे पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम के जरिए खनिज लवण का, पानी का और भोजन का वहन होता है। पानी और खनिज लवण का वहन कौन करेगा, जाइलम उत्तक, और भोजन का वहन कौन करेगा, फ्लोएम उत्तक। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प मतलब भाप के रूप में, उत्सर्जन मैंने छोड़ना, पानी को भाप के रूप में छोड़ना। पौधे क्या करते हैं, पानी को भाप के रूप में छोड़ देते हैं, किसके जरिए, रंध्रों के जरिए। अगर एक्स्ट्रा पानी पड़ा हो ना पौधों के शरीर के अंदर, तो वो पानी क्या हो जाएगा, रंध्रों के जरिए भाप के रूप में छोड़ दिया जाएगा। उस प्रक्रिया को बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। और उसका महत्व देखिए, पानी का भाप के रूप में पौधे के वायवीय भागों, वायवीय भाग माने जो भाग हवा के कांटेक्ट में पड़े हैं, बाहर वाला पार्ट वायवीय, जो हवा के कांटेक्ट में पड़े हैं, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला पार्ट। पानी का भाप के रूप में पौधे के वायवीय भागों जैसे रंध्र से उड़ जाने को क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पानी का भाप बनकर पौधे के वायवीय भागों जैसे रंध्र या स्टोमेटा के जरिए उड़ जाना, उसको बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। और पौधों द्वारा ग्रहण, ज्यादातर जो अतिरिक्त पानी है, मान लीजिए आपने पानी ज्यादा दे दिया किसी पौधे को, तो वो पानी वो सोख लेंगे पौधे, लेकिन वो पानी जो एक्स्ट्रा जो है वो नुकसानदायक होगा पौधों के शरीर के अंदर, तो वो अतिरिक्त जो पानी है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही स्टोमेटा के जरिए
या रंध्रों के जरिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वरना जो क्या हो जाएंगे, प्लांट की ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट होएगा उस अतिरिक्त पानी की वजह से। तो ये वाष्पोत्सर्जन हमने प्रक्रिया पढ़ी। अब वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया का महत्व क्या है? देखिए, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से एक तरह का, देखिए वाष्पोत्सर्जन से पानी का लॉस हो रहा है भाप बनकर। तो पानी का लॉस होगा तो एक किस्म का जो है ना, जैसे ये जड़ वगैरह है, जड़ से पानी और खनिज लवण जो है सोखे जा रहे हैं। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा एक खिंचाव पैदा होगा। खिंचाव से जो पानी और खनिज लवण का को सोख कर ऊपर पहुंचा रहा है जाइलम तक, उसको काफी मदद मिलती है। एक खिंचाव पैदा होता है जिसकी वजह से पानी और जो खनिज लवण जो है पौधे के ऊपर वाले हिस्से तक, टॉप वाले हिस्से तक भी पहुंच जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से एक तरह का खिंचाव पैदा होता है जो पानी को जाइलम तक से पौधे के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब अगर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया नहीं होगी ना, तो जाइलम तक बिल्कुल टॉप वाले हिस्से तक नहीं पहुंचाएगा, पानी और खनिज लवण को पहुंचा नहीं पाएगा। एक खिंचाव पैदा नहीं होगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के बिना। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया खिंचाव पैदा करती है पानी और खनिज लवण को खींचने के लिए, जिससे जाइलम तक को काफी मदद मिल जाती है। और इसके अलावा यह पौधे को तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पानी का लॉस होता है, ठीक है। और पानी का लॉस होगा तो पानी के रूप में जो ज्यादा हीट है, गर्मी है पौधे के शरीर के अंदर, वो पानी के रूप में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये पौधे के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करती है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन का पढ़ लिया आपने। अब विसरण पढ़ेंगे, विसरण और प्रासरण। ये आपने सिर्फ पढ़ना है, विसरण और प्रासरण क्या होता है, डिफरेंस पढ़ना है। देखिए, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उसका ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की ओर स्थानांतरण होना, स्थानांतरण होना विसरण कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ का, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसका ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना, उसको बोलेंगे विसरण, या इंग्लिश में बोलेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे अगरबत्ती का धुआं कमरे में फैलना ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ। फिर आता है परासरण। परासरण क्या होता है? परासरण का मतलब है इसमें भी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है कोई पदार्थ, लेकिन पदार्थ कौन सा होता है? एक तो होता है पानी, ठीक है। जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो ये कोशिका झिल्ली है, तो पानी ज्यादा मात्रा में मान लीजिए यहाँ पड़ा है और यहाँ कम मात्रा में पड़ा है कोशिका के अंदर, तो ज्यादा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, पानी जाएगा, ठीक है, सिर्फ पानी, और एक अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू जाएगा। अर्धपारगम्य मैंने जो आधी चीजों को पास होने दे अपने में से, आधी चीजों को ना होने दे। जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है ना, उसके अंदर छेद होते हैं, तो छेद होंगे तो कुछ चीजों को अंदर से अंदर जाने देगी, कुछ चीजों को अंदर बाहर जाने देगी, कुछ चीजों को अंदर बाहर नहीं आने जाने देगी। क्यों? क्योंकि उन छेदों से छोटी चीजें तो अंदर पास हो जाएगी, बड़ी चीजें बाहर नहीं पास हो पाएगी। जैसे छलनी में से आप आटा छानते हो, तो आटे में क्या होता है, बारीक जो आटा निकल जाता है, और जो छानस है वो बाहर आ जाती है, क्योंकि वो साइज उसका उनका बड़ा होता है। तो इसी तरह जो हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, मतलब कुछ चीजों को अंदर जाने देती है, बाहर आने देती है, कुछ चीजों को अंदर बाहर नहीं आने जाने देगी, ठीक है। तो पानी का ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, मतलब जो आधी चीजों को पार होने दे, ऐसी झिल्ली के जरिए स्थानांतरण होना, उसको परासरण कहते हैं। पानी का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना और अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे कोशिका झिल्ली के जरिए जाना, उसको बोलेंगे हम परासरण, ठीक है। मतलब विसरण और परासरण में फर्क क्या है? इसमें तो कोई भी पदार्थ हो, इसके अंदर पानी होगा और दूसरी एक अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। उदाहरण, पानी का कोशिका के बाहर से भीतर कोशिका झिल्ली के जरिए होकर गुजरना, वो क्या है? परासरण या ओस्मोसिस बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो विसरण और परासरण आपको समझना है, फर्क आपको आना चाहिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पादपों में वहन पढ़ा, जाइलम और फ्लोएम उत्तक पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया वो पढ़ ली, विसरण और परासरण क्या होता है ये पढ़ लिया। आपने आराम से करना है, उसके बाद सिर्फ उत्सर्जन वाले जो पार्ट आपका रह गया, ठीक है, वो करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय।